नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर। रायगढ़ किले में आयोजित कार्यक्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज को देंगे श्रद्धांजलि। किश्तवाड़ एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 2 पाकिस्तानी समेत 3 आतंकवादियों को किया ढेर। अखनूर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। सेना का एक जवान शहीद। आगरा में कड़ी सेना की स्वाभिमान रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान के विरोध में हो रही है रैली। आईपीएल में आज 2 मुकाबले। लखनऊ में गुजरात टाइटंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से। वहीं हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच होगी भिड़ंत। और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान हनुमान का जन्मोत्सव। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वह रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अमित शाह शिवाजी के समाधि स्थल के जीर्णोद्धार के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार के भाग लेने की भी उम्मीद है। इसके बाद गृह मंत्री गुजराती साप्ताहिक चित्रलेखा के 75वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम वेस्ट मुंबई स्थित मुकेश पटेल ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां किश्तवाड़ में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। किश्तवाड़ के छतरू में चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 2 और पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है। सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कोर ने पोस्ट करके ये जानकारी दी। इस तरह ढेर हुए आतंकियों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। मारे गए एक आतंकी की पहचान जैश ए मोहम्मद के आतंकी सैफुल्लाह के रूप में हुई है। बाकी 2 आतंकियों की शिनाख्त अभी नहीं हुई है। सैफुल्लाह जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। वो लंबे समय से किश्तवाड़ और डोडा क्षेत्रों में सक्रिय था और सुरक्षा बलों की नज़र में था, जिस पर कुछ महीने पहले पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 और एक M4 राइफल सहित बड़ी मात्रा में युद्ध संबंधी सामान बरामद किया गया है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। दरअसल 9 अप्रैल को किश्तवाड़ जिले के छतरू के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच उस समय गोलीबारी शुरू हुई, जब संदिग्ध गतिविधियों के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर स्थित केरी बाटल इलाके में शुक्रवार रात सीमा पार से पाकिस्तान रेंजर्स ने सीज फायर का उल्लंघन किया। गोलीबारी में सेना के एक जवान का बलिदान हुआ। बताया जा रहा है कि आतंकियों को घुसपैठ करवाने के उद्देश्य से सीमा पार से गोलीबारी की गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना ने जानकारी दी है कि अखनूर सेक्टर में LOC पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक जूनियर कमीशन अधिकारी का बलिदान हुआ। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक पोस्ट में ये जानकारी साझा की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के आगरा में आज करनी सेना की प्रस्तावित स्वाभिमान रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राणा सांगा जयंती पर आयोजित यह जनसभा एतमादपुर क्षेत्र के गढ़ी रामी गांव में हो रही है। इसमें शामिल होने के लिए शुक्रवार रात से ही अलग अलग जिले और शहरों से लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। इस रैली के लिए लगभग 50,000 स्क्वायर मीटर के खेत को समतल कर सभा स्थल में तब्दील किया गया और हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। दरअसल सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर विवाद गहराता जा रहा है। इसी बयान के विरोध में इस जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए कमर कस चुकी है। पुलिस सोशल मीडिया पर नजर रख रही है और अब तक करीब 1300 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। एक कंपनी रैपिड
एक्शन फोर्स NARF, 8 कंपनी PAC और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और अधिकारी सभा स्थल से लेकर सुमन के घर तक के पूरे रूट पर तैनात किए गए हैं। कुबेरपुर के गढ़ी रामी क्षेत्र में एक हिंदू सनातन सभा की अनुमति ली गई है आयोजकों द्वारा और जनसभा स्थल पर भारी संख्या में लोगों के आने की संभावना है, जिसको लेकर पुलिस ने भी अपना मजबूत प्रबंधन वहां पे तैयार किया है। पूरे सिटी जोन आगरा को किसी भी कानून व्यवस्था की बिगड़ने की स्थिति से स्वतंत्र रखने के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई है और माननीय सांसद जी के आवास के निकट भी मजबूत सुरक्षा का घेरा तैयार किया गया है। देश भर में आज श्री हनुमान प्राकट्योत्सव मनाया जा रहा है। इस पावन मौके पर भक्त भगवान हनुमान जी के दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। भक्ति के रस में डूबे श्रद्धालु जय श्री हनुमान के नारे भी लगा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं न सिर्फ श्री हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या, इसके अलावा कर्नाटका की अगर बात की जाए तो यहाँ श्री कोनेटी हनुमान मंदिर, दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार मरघट वाले हनुमान मंदिर में जो भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ भी हनुमान मंदिर जामसावली में भी लगातार जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच रहे हैं। इसी कड़ी में अगर खासतौर से अगर बात की जाए दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर की, तो यहाँ सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को श्री हनुमान जन्मोत्सव की बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों को हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। संकट मोचन की कृपा से आप सभी का जीवन सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहे, यही कामना है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री हनुमान जन्मोत्सव की बधाई दी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि समस्त देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। संकट मोचन भगवान बजरंगबली सभी के कष्टों को दूर कर बल, बुद्धि, विवेक और दीर्घायु प्रदान करें। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हनुमान जयंती के अवसर पर करोल बाग स्थित संकट मोचन धाम सिद्ध हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। करोल बाग स्थित हनुमान मंदिर और इस हनुमान मंदिर में सिद्धधाम हनुमान मंदिर जो है यहाँ पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और इस दौरान वहां पूजा अर्चना करती हुई नजर आई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आज देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। श्रद्धालु श्री राम भक्त हनुमान जी की आराधना के लिए सुबह से ही मंदिरों में एकत्रित हो रहे हैं। मंदिरों में जय श्री राम और बजरंगबली की जय के गगनभेदी जयकारे गूंज रहे हैं। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भी आज तड़के से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। देखिए डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सूर्य शर्मा की ये रिपोर्ट। सजाया गया है चमेली के फूलों से और साथ ही में आप देखिए बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सिर्फ एक झलक पाने के लिए हनुमान जी की उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके जीवन में जितने भी दुख और संकट हैं वो सारे दूर हो जाएं। आप देखिए दर्शन हो गए जी। बड़ी ताकत है भगवान श्री हनुमान जी में, बहुत बड़ी। 1996 से हर हफ्ते आता हूँ, हर शनिवार आता हूँ मैं। देखिए यहाँ भक्तगण सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी चेहरे पर थोड़ी सी शिकन नहीं। और आप मेरे पीछे कीर्तन सुन रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ मंदिर के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। आज मंदिर में अलग ही छटा दिखाई दे रही है। हनुमान जी का जन्मोत्सव है, कहते हैं जो मांगे वो मिल जाता है। क्या कुछ आज तैयारियां की गई हैं हनुमान जी के जन्मोत्सव को लेकर मंदिर प्रांगण में? आज हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज 12 बजे उनका जन्म मनाया जाएगा और आरती की जाएगी। आज मंदिर 4-5 बजे तक खुला रहेगा।
मंदिर 4-5 बजे तक खुला रहेगा। जय श्री राम के जयकारे लग रहे हैं। 12 बजे यहाँ आरती की जाएगी और उससे बाद भक्तगणों और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जाएगा। यहाँ मंदिर के पुजारी जी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी आज के महत्ता के बारे में जानना चाहेंगे। पुजारी जी, आज जन्मोत्सव है हनुमान जी का, क्या कुछ आज की मान्यता है? और कहते हैं कि आज के दिन अगर प्रभु हनुमान जी से जो भी मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है। बल की आवश्यकता है तो भी हनुमान जी की आराधना करें, बुद्धि की आवश्यकता है तो भी हनुमान जी की आराधना करें, और विद्या की आवश्यकता है तो भी हनुमान जी की आराधना करें। तो आज सभी लोग हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी का जन्मोत्सव है, या सभी के लिए कल्याणकारी हो, यही हम कामना करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जन्मोत्सव को लेकर क्या कहना चाहिए? समस्त देशवासियों को श्री हनुमान जी महाराज के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह रात्रि 12 बजे से मैं देख रहा हूँ भक्तों का तांता लगा पड़ा हुआ है। अपना सब संकट और अपने आराध्य हनुमान जी महाराज का जन्म उत्सव मनाने के लिए जैसे भीड़ अपना हुजूर उमड़ा हुआ है, तो सब चाहते हैं बाबा हमारा सुख शांति, हमारे बाबा का जन्मदिन है, तो जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ देखिए जयकार और घोष के साथ मना रही जनता। देश भर में जितने मंदिर हैं, चाहे घरों में भी सुबह से ही राम भक्त हनुमान की पूजा अर्चना चल रही है। सभी प्रभु से ये कामना कर रहे हैं कि उनके जीवन में खुशियां आए। कैमरा पर्सन मोंची के साथ मैं डॉक्टर सुरेश शर्मा, DD न्यूज, दिल्ली। महाराष्ट्र में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए एक विश्व स्तरीय प्रीमियम संस्थान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IICT की स्थापना की जाएगी। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के लिए IIT और IIM की तर्ज पर IICT की स्थापना की जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अश्विनी वैष्णव ने एक्स हैंडल पर समझौता ज्ञापन का वीडियो शेयर कर ये जानकारी दी। आज के दौर में डिजिटल सुरक्षा उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि घर की चार दीवारी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सुरक्षा के लिए लगाए गए कैमरों को ही यदि कोई हैक कर ले तो फिरौती की मांग, डेटा चोरी और आपके निजी पलों का दुरुपयोग, ये सब भी हो सकता है और हो भी रहा है। कैसे रहें सतर्क, कैसे रखें अपने आप को इन हैकर्स से सेफ? कैमरास तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। फ़ोन पे तो थे ही, अब तो आ गए हैं जीवन में हर जगह। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हम उसको लेते हैं उसका पासवर्ड भी हम सेट करें, उसके पासवर्ड को डिफ़िकल्ट रखें, उसके बाद उसके जो फर्मवेयर आ रहे हैं उसको पैच भी करें, जिस नेटवर्क से वो कनेक्टेड है दूसरे सिस्टम से उस नेटवर्क को भी प्रोटेक्ट करें, उस सिस्टम में जब उसकी आती है कोई वीडियो फुटेज, उस फुटेज को भी हम इनक्रिप्ट करें। आप ये नहीं कह सकते कि हैक हो गया, चोरी हो गया, डेटा चला गया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। सॉरी, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी एज अ कस्टमर, एज अ क्लाइंट, एज अ पेशेंट। ये आप ही की जिम्मेदारी थी। तो आप ही का ये एक ड्यूटी बनती है टुवर्ड्स योर क्लाइंट एंड कस्टमर टू प्रोटेक्ट माई डेटा। घर की सुरक्षा के तमाम इंतजाम करने के बावजूद कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां सुरक्षा के लिए लगाई गई डिवाइसेस ही खतरे का कारण बन गई। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपनी डिवाइसेस को दूसरों के हाथों का मोहरा बनने से बचा सकते हैं। जानने के लिए ज़रूर देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम साइबर अलर्ट आज रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर। नए नए तरीके अपनाकर आपको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं ये साइबर अपराधी। उन्होंने पूरे इंडिया के कई CCTVs हैक करके ये पूरा डेटा लिया था। हर जगह जिस भी इंस्टीट्यूशन ने डिप्लॉय किए हैं कैमरास, इट इज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी डिप्लॉइंग दैट कैमरा। एक दिन मेरे पास एक कॉल आई, आपके यहाँ पे गैस की पाइपलाइन पड़ने वाली है, अपना आपको केवल 5 रुपये जमा कराने हैं। तो आप ज़रूर देखें जानने के लिए साइबर अलर्ट। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को गयाना में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल पर ये जानकारी साझा की। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अपने संबोधन में केंद्रीय वित्त मंत्री ने ऑस्ट्रिया में भारतीय प्रवासियों की मजबूत भूमिका की सराहना की और भारतीय विकास की कहानी में भारतीय उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका और स्टार्टअप, फिनटेक, हरित प्रौद्योगिकी और पर्यावरण अनुकूल शहरी गतिशीलता जैसे नए क्षेत्रों में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों के बीच सहयोग की संभावना पर जोर दिया। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी भारतीयों के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय विकास की कहानी की सराहना की जाए और निकट संपर्क के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया जाए।
और खबर झारखंड से, जहां भ्रष्टाचार और घोटाले की हर रोज नई नई परतें खुल रही हैं। ताज़ा मामला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़ा है, जिसमें अंतर्विभागीय जांच कमेटी ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पकड़ी हैं। कहा जा रहा है कि घोटाले में इंजीनियर से लेकर कोषागार के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। झारखंड में भ्रष्टाचार और घोटाले का दीमक तंत्र को लगातार खोखला कर रहा है। ताजा मामला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़ा है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में 160 करोड़ रुपए की लागत से किए गए कार्यों में भारी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। इस अंतर्विभागीय खुलासे के बाद भाजपा एक बार फिर सरकार पर हमलावर है। झारखंड में लगातार भ्रष्टाचार की परतें खुल रही है। नया मामला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़ा है। विभाग में वर्ष 2019 से 2024 तक बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता और फर्जी निकासी का मामला प्रकाश में आया है। इस खुलासे के बाद भाजपा राज्य की हेमंत सरकार पर हमलावर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बावरी ने आरोप लगाया है कि झारखंड की हेमंत सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। चारा घोटाला जैसा एक बड़ा घोटाला झारखंड के इस धरती पर हेमंत जी की सरकार के में हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। गरीबों तक जो जल पहुंचना था वो जल नहीं पहुंच करके वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। इस वित्तीय अनियमितता का खुलासा दरअसल वित्त विभाग की ओर से गठित अंतर्विभागीय जांच कमेटी ने किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है एवं कोई भी दोषी इस मामले में बख्शे नहीं जाएंगे। अगर भ्रष्टाचार हुए हैं, व्यक्ति अगर दोषी है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। और हमें लगता है कि जो जानकारी हमें प्राप्त है, 2 इंजीनियरों को इस पे सस्पेंड भी कर दिया गया है। इसका यह मतलब है कि सरकार कहीं से भी किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल पेयजल स्वच्छता विभाग के स्वर्ण रेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल में साल 2019 से यह फर्जी निकासी का मामला चल रहा है। झारखंड के 5 कोषागारों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। ऐसे में इसकी व्यापकता समझी जा सकती है। इससे पहले भी झारखंड में तंत्र पर सवाल उठते रहे हैं और कई विभागों में घोटालों का पर्दाफाश हुआ है। हर घर नल जल योजना में भी घोर अनियमितता का मामला उजागर हुआ है। एक तरफ जहां प्यास से लोगों के हलक सूख रहे हैं, वहीं जनता की गाढ़ी कमाई को कुछ लोग डकार रहे हैं, जो सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। देखना होगा इस नए घोटाले में भी कौन से नए नाम सामने निकल कर आते हैं। वहीं वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत में निवेशकों का मजबूत विश्वास कायम है। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा दी गई ताज़ा जानकारी के अनुसार एनएसई पर कुल निवेशक खातों की संख्या बढ़कर 22 करोड़ से अधिक हो गई है। इसमें बीते 6 महीने में 2 करोड़ से अधिक नए निवेशक जुड़े हैं। 31 मार्च 2025 तक एनएसई पर यूनिक रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की संख्या 11.3 करोड़ हो गई है। ये आंकड़ा 20 जनवरी 2025 को 11 करोड़ पर था। महाराष्ट्र में निवेशक खातों की संख्या सबसे अधिक 3.8 करोड़ है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल का स्थान है। इन राज्यों का संयुक्त योगदान कुल खातों में करीब 49% है। बेंचमार्क निफ्टी 50 सूचकांक ने पिछले 5 वर्षों में 22% का मजबूत वार्षिक रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 500 सूचकांक ने करीब 25% का वार्षिक रिटर्न दिया है। एनएसई का इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड यानी आईपीएफ 31 मार्च 2025 तक सालाना आधार पर 23% से अधिक बढ़कर 2,459 करोड़ रुपए हो गया। ये उछाल तेज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और मोबाइल ट्रेडिंग के बढ़ते माना जा रहा है, जिससे टियर 2, 3 और टियर 4 शहरों के निवेशकों के लिए पूंजी बाजार में पहुंच अधिक आसान हो गई है। 31 मार्च 2025 तक एनएसई में सूचीबद्ध कंपनियों की कुल संख्या 2,720 थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। दोनों के बीच हुई इस मुलाकात में यूक्रेन की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया और शांति स्थापना को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। इस बीच वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अहम बयान सामने आया है, जिसमें ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध विराम पर रूस तेजी से काम कर रहा है। वहीं पुतिन से मुलाकात से पहले विटकॉफ की पीटर्सबर्ग में पुतिन के निवेश मामलों के दूत किरिल
दिमित्रियेव के साथ वार्ता हुई। इसके बाद विटकॉफ ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। विटकॉफ अमेरिका और रूस के संबंधों को पटरी पर लाने के सिलसिले में अहम व्यक्ति बनकर उभरे हैं। ट्रंप के विश्वास पात्र के रूप में वह रूस के साथ ही यूक्रेन के भी संपर्क में है, लेकिन उनकी रूस यात्रा से किसी बड़े परिणाम की उम्मीद नहीं की जा रही है। ट्रंप के दूत के रूप में विटकॉफ की पुतिन से तीसरी मुलाकात थी। ये मुलाकात सीरिया से रूस समर्थित असद सरकार के गिरने, रूस समर्थित ईरान के अमेरिका के साथ तनाव, अमेरिका चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर और यूक्रेन युद्ध के बीच हुई है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले पहले मुकाबले में लखनऊ में गुजरात टाइटंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। लगातार 4 मैच जीतने वाली गुजरात की टीम को रोकना लखनऊ के लिए आसान नहीं रहने वाला, लेकिन एलएसजी के लिए अच्छी बात यह है कि इस टीम ने 2 लगातार मुकाबले जीते हैं। लखनऊ में परिस्थितियां तेज गेंदबाजों के अनुकूल नहीं होंगी। ऐसे में किसी एक पेसर की जगह पर गुजरात की टीम वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है। गुजरात की टीम फिलहाल अंक तालिका में शीर्ष पर है, वहीं लखनऊ की टीम 6ठे स्थान पर है। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच हैदराबाद में खेला जाएगा। एसआरएच ने पहला मैच जीतने के बाद लगातार 4 मैच हारे हैं। हैदराबाद टीम का आक्रामक तेवर इस बार काम नहीं आया और टीम को अपने शीर्ष क्रम से उम्मीदों के अनुरूप शुरुआत नहीं मिली है। वहीं पंजाब किंग्स ने इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया है। पंजाब किंग्स ने अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में से 3 में जीत दर्ज की है। भारतीय कुश्ती संघ के दोबारा अस्तित्व में आने की खुशी सबसे ज्यादा युवा पहलवानों में देखी जा रही है। कुश्ती के जानकार मान रहे हैं कि भारतीय कुश्ती का कठिन समय बीत चुका है और अब नए सिरे से तमाम तैयारियों को लेकर जो कदम उठाए जाएंगे उसके बेहतर नतीजे आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। देखिए हमारे संवाददाता गौरव कुमार की खास रिपोर्ट। भारतीय कुश्ती अपने पुराने रसूख पर लौटने की राह पर है। इस कड़ी में हाल ही में जॉर्डन में संपन्न हुई सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का उदाहरण दिया जा सकता है, जहां भारतीय दल ने 10 पदक हासिल किए। इस बार भले ही स्वर्ण पदक से भारतीय दल दूर रह गया हो, लेकिन जिन परिस्थितियों के बीच ये पदक आए वो परिस्थितियां आम रहीं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे कुश्ती से जुड़ी गतिविधियां जोर पकड़ती जा रही हैं। ओलंपियन और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दीपक पूनिया के मुताबिक भारतीय कुश्ती में जो गैप आया था वो कुश्ती संघ के दोबारा बहाल होने से दूर हो रहा है और इसके अच्छे नतीजे आगे आने वाले दिनों में नजर आएंगे। अभी काफ़ी चेंज हुआ है और जो अभी फेडरेशन से सस्पेंशन हटा है तो टूर्नामेंट स्टार्ट भी हुए हैं, तो अभी आगे भी ऐसे ही हम ऐसी होप करते हैं कि आगे भी मतलब कंटिन्यू हमारी टीम बाहर जाती रहे, हमें एक्सपीरियंस मिलते रहे, ताकि हम मतलब अपनी रेसलिंग के बीच में वो गैप ना आने दे ओलंपिक तक। वहीं भारतीय कुश्ती में अलग स्थान रखने वाले कुश्ती कोच ललित कुमार के मुताबिक अब नई पौध को एक बार फिर से सही दिशा मिलेगी। भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है अपने जो है खेल मंत्रालय ने कि भारतीय कुश्ती संघ को पूरी तरह स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए, इसका जो है मैं कह रहा हूँ पहलवानों में जो है बहुत अच्छा असर देखने को मिला, क्योंकि पहलवानों के अंदर एक ही कन्फ्यूज़न रहता था कि हम जो कंपटीशन लड़ेंगे वो हमारा जैसे नेशनल होते हैं कुछ के वो हमारा आगे कहीं काम आएगा कि नहीं आएगा। वो इसी कन्फ्यूज़न में रहते थे कि हम लड़ें, कभी देखा तो वो सर्टिफिकेट काम नहीं आ रहा किसी नो सर्विस में या कहीं एडमिशन में, क्योंकि वो कहते हैं वही जो है WFI को अभी जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अप्रूवल नहीं दे रखा है, एफिलिएशन नहीं दे रखा है। तो इसका जो है अब जैसे कि पूरी तरह स्वतंत्र WFI काम करेगा, अब सारे पहलवानों में और सब में कोचिज में भारतीय कुश्ती में खुशी की लहर है। चलो भाई दोबारा जैसे पहले काम होता था, भारतीय कुश्ती जिस तरह काम करती थी भारतीय कुश्ती संघ उसी तरह दोबारा काम करेगा। अगले साल एशियन गेम्स और इससे पहले कुश्ती की बड़ी प्रतियोगिता विश्व चैंपियनशिप है। ऐसे में कुश्ती के कैंप्स का लगना, खिलाड़ियों को टूर्नामेंट खेलने का एक्सपोजर मिलना और मानसिक तौर पर उनकी मजबूती का आधार तैयार होना जरूरी टॉनिक के रूप में सामने होती है, जिसके मिलने की रोशनी से कुश्ती का अखाड़ा एक बार फिर गुलजार हो गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारतीय कुश्ती के लिए अब एक नई तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आएगी और ये भी कहा जा सकता है कि भारतीय कुश्ती का एक पुनर्जन्म हुआ है।
जरूरत बस इस बात की है कि इस पुनर्जन्म को भारतीय कुश्ती के जो देखरेख करने वाले हैं वो भी सही तरीके से रखें और साथ ही साथ पहलवान जो हैं वो भी अपने खेल पर फोकस करके देश को आगे बढ़ाने का काम करें। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।